हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वो सारी विशेज़ जब भी आप वीडियो देखते हैं तो मेरी तरफ से वो आपको सारी विशेज़ भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक नया लेक्चर, जिसमें अपन बात करने वाले हैं भाई साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। जिसे आप पढ़कर ये फील करोगे कि हाँ रियल में ये भी फिज़िक्स है भाई, ठीक है। तो एक बार वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्सेसर फिजिक्स, वेर यू लर्न द इजीएस्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इफ़ यू लर्न दी चैनल यू फील एंड रियलाइज दैट यू लव दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इससे पीछे वाला लेक्चर क्या था भाई, ठीक है। तो अब तक आपने देखो वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में अपन ने पढ़ा था। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है? वेग वर्ण करता। मतलब आपने क्या किया था, एक केस लिया था जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाया था, और उस कॉम्बिनेशन को मिला के आपने एक फील्ड तैयार की थी, और उस फील्ड के अंदर आप कोई चार्ज पार्टिकल लेके आए थे, और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगी थी उसको आपने बोला था भाई लोरेंज फोर्स, ठीक है। और उस लोरेंज फोर्स के ऊपर ही आपने एक फील्ड तैयार की जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल को दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर लेके आए थे। दोनों फील्ड्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लंबवत थी मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड लंबवत थी वेलोसिटी के। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लंबवत वेलोसिटी, ठीक है। और उसके लिए आपने ये देखा था, 3 केस पढ़े थे अपन ने। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो चार्ज पार्टिकल कुछ कर्व लेके गति करता है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो उसमें भी क्या होता है, पार्टिकल के अंदर कुछ कर्व आता है। और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल है, और दोनों वहाँ पे आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर थे, और उनकी दोनों की वैल्यू सेम थी भाई। वैल्यू सेम होने की वजह से पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा था। और बाहर की तरफ आपने एक होल बना दिया था, जिस होल से आपको जिस वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए थे वो आपने कलेक्ट कर लिया था भाई, ठीक है। यहाँ तक अपना हो चुका था भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है भाई साइक्लोट्रॉन। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाए और वहाँ से इस चैप्टर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकता है भाई, ठीक है। इस चैप्टर के PDF नोट्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वो सारी वीडियोस जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उन सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के PDF नोट्स की ये जो लिंक है वो दे दी गई है अभी। आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हो, इस चैप्टर के PDF नोट डाउनलोड कर सकते हो भाई। सुनना, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? सबसे पहले इसका पर्पज़ क्या है, उद्देश्य यही होता है क्या, पर्पज़। ये तो प्रपोज हो गया सर, किसको प्रपोज कर रहे हो आप, इससे अच्छा हिंदी लिख लेते हैं। उद्देश्य देखना, उद्देश्य ये है इसका कि ये उन पार्टिकल्स को एनर्जी देता है। मतलब भारी धन आवेशित कण होते हैं ना जो, उन सबको क्या देता है, ये एनर्जी प्रदान करता है। मतलब ये सुनना, जैसे मान लो कि आपने रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा है, यानी कि और बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएँ आपने देखी है जिसके अंदर अपन बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं भाई। जैसे मान लो कि मैं ये कहूँ कि कोई एटम है, परमाणु है, और इस परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, जिसके अंदर विद्यमान रहता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इस एटम की स्टडी करने के लिए आपने क्या किया था, याद हो तो रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, वो एक परमाणु के नाभिक की स्टडी करने के लिए था भाई, ठीक है। आपने वहाँ पे ये कहा था कि परमाणु के अंदर एक पॉजिटिव कण होता है जिसको आप क्या बोलते हो, यानी कि परमाणु के अंदर एक कण होता है जिसके अंदर परमाणु का सारा क्या वितरित होता है, धनावेश, यानी कि केंद्र वितरित होता है। तो आपने जब इसके बारे में स्टडी की थी तब इसके ऊपर अल्फा कण की बौछार करवाई थी, और आपने ये देखा था कि यहाँ से जब अल्फा कण पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर गए तो कुछ अल्फा कण ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ अल्फा कण ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए थे, और कुछ कण जैसे गए वैसे वापस आ गए थे, ठीक है। और एक कण ऐसा था, लगभग 18,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो नाभिक के एकदम सेंटर से जाके टकराया और वापस उसी पाथ के ऊपर आ गया था, ठीक है। ऐसी कुछ स्टडी की थी आपने एटम चैप्टर के अंदर, ठीक है। सुनो, तो ये जो पार्टिकल था अल्फा पार्टिकल, सोच के देखो, एटम नाम
4 अक्षरों का नाम है एटम, लेकिन इसकी स्टडी करना बहुत हार्ड है भाई। एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है कि आप इसकी स्टडी आसानी से नहीं कर सकते, मतलब एटम तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। तो नाभिक, तो आपने नाभिक की स्टडी की थी, तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल आप इसके ऊपर इमिट करवा रहे हो, बौछार करवा रहे हो, तो इन अल्फ़ा पार्टिकल की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी जिससे ये नाभिक तक पहुँचे, सारे के सारे फोर्सेस को क्रॉस करके। भाई एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स आरोपित करेंगे। तो जो अल्फ़ा कण है वो इन सारी फोर्सेस के विरुद्ध जाके और नाभिक से जाके टकराया। देखो नाभिक तक पहुँचना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर पहुंचने के लिए जो पार्टिकल आप इमिट करवा रहे हो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए भी। तो उन पार्टिकल को एनर्जी देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है भाई? साइक्लोट्रॉन का यूज़ किया जाता है। कोई पार्टिकल है उसकी एनर्जी बहुत कम है, तो आपने क्या किया, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से उस पार्टिकल को क्या दी, एनर्जी दी, ठीक है। तो युक्ति है जो साइक्लोट्रॉन, उद्देश्य क्या है, ये भारी धन आवेशित, इस वर्ड को ध्यान रखना भी, भारी धन आवेशित पॉजिटिव चार्जेस को क्या करता है, ये एनर्जी प्रदान करता है। अब भारी क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उद्देश्य हो गया इसका, ये हैवी जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, हैवी पॉजिटिव ही होंगे भी, ठीक है, नेगेटिव नहीं होंगे। हैवी पॉजिटिव चार्जेस को क्या करवाता है, ये एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। अब सुनो, आप किसी पार्टिकल को पहली बात तो एनर्जी कैसे दे सकते हो, दूसरी देना क्यों चाहते हो, ये मैं आपको बता दिया। देना क्यों चाहते हैं, क्योंकि अपन किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल की स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इस यानी कि इस जो पार्टिकल आप इमिट करवा रहे हो उसके पास में एनर्जी होनी चाहिए भी, ठीक है। कैसे दे सकते हो, सुनो। देखो नॉर्मली अगर अपन सजीव की बात करें, जैसे मान लो कि आप है या मैं हूँ, अगर मान लो कि आप वेग करते हो, आप क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जितने भी पार्टिकल होते हैं ना, ये पार्टिकल अगर वेलोसिटी करते हैं, तो पार्टिकल अगर वेलोसिटी करेंगे तो इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे आप इन पार्टिकल्स को मूव करवाते हो, गति करवाते हो, तो गति करवाओगे तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी के अंदर बढ़ोतरी होती है। अभी सुनना, देखो आप काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखते हो 1/2 mv², ठीक है। पार्टिकल के लिए ध्यान रखना भी है, ठीक है। आप खुद के लिए बोलोगे तो आपकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है अभी वेलोसिटी करने से। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ करते हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने को ये कहता है कि उस पार्टिकल के पास अगर मास है, आपने बोला ना हैवी पार्टिकल, तो हैवी पार्टिकल के पास मास भी तो होगा। तो ये जो मास होता है ये वेलोसिटी के साथ मल्टीपल होकर अपने को क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा। मतलब आप किसी पार्टिकल को एनर्जी कैसे दे सकते हो, उसको वेग करवा के, उसको वेलोसिटी प्रदान करके, ठीक है। अब वेलोसिटी प्रदान करने के लिए आपके पास में 2 फील्ड है भाई, ठीक है। 2 फील्ड है, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आप उन दोनों की हेल्प लेके क्या कर सकते हो, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, पहली बात। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ध्यान से पढ़ा है। अगर ध्यान से पढ़ा है तो ये चैप्टर, ये जो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए ईजी रहने वाला है भाई, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की गहराई तक आप नहीं गए हो तो ये टॉपिक आपको कम समझ में आएगा भी, ठीक है। इसलिए एडवाइस यही है कि आप पीछे के जो लेक्चर है वो कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचे। ये सीक्वेंस से प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वीडियो डाल रखी है, तो सीक्वेंस से चलोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर भी। मैंने आपको ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई आवेश है, अगर वो रेस्ट पे भी पड़ा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स आरोपित करती है, सही है। और वो फोर्स होगी F=QE, ठीक है। और इसके लिए आपने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जिससे पार्टिकल क्या करेगा, वेग करेगा, ठीक है। वो वेग करेगा। साथ में आपने वहाँ पे ये भी देखा था कि वेग तो कर रहा है लेकिन उसका वेग प्रत्येक मोमेंट पे इंक्रीज हो रहा है। आपने इसके लिए त्वरण निकाला था, ठीक है, लास्ट लेक्चर जो कल वाला किया था उसमें। F=QE फोर्स की वजह से ये इस पार्टिकल में वेग आएगा, ठीक है। वेग आएगा और वो वेग लगातार बढ़ता जाएगा। कैसे, ये आपने जो फील्ड बनाई है, कैसे न कैसे तो फील्ड तैयार की होगी। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे मान लो कि नेगेटिव 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 है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर रखोगे तो ये v वेग से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इसके ऊपर। अब जैसे जैसे ये इस प्लेट की ओर बढ़ रहा है, नेगेटिव प्लेट की ओर बढ़ रहा है, तो ये चार्ज पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे ये इस प्लेट की ओर बढ़ेगा तो इसके ऊपर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी तो बढ़ेगा,
मीन्स अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी। मीन्स इस पार्टिकल के पास में क्या है भाई, त्वरण है, और त्वरण होने की वजह से प्रत्येक मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, मतलब उसको वेग प्रदान कर सकता है। और अपने को चाहिए क्या, वेग ही तो चाहिए किसी पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आवेश के वेग को, यानी कि वेग में परिवर्तन नहीं कर सकता। मैंने आपको वहाँ पे ये बताया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके हाथ में केवल स्टीयरिंग होता है। वो क्या करता है, पार्टिकल को मोड़ सकता है, न तो उसके वेग में परिवर्तन कर सकता है, न उसके वेग को कम कर सकता है, न ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। इसके लिए आपने 3 केस पढ़े थे। पहला केस ये था कि पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के समांतर है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के समांतर है। क्या सर रोज़ रोज़ वही पढ़ाते हो, हम तो बोर हो गए हैं, क्या करें भाई, मैग्नेटिज्म है ही ऐसा। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, और आपने ये पढ़ा था पहला केस, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो थीटा का मान 0 आया था, और एफ का मान कितना आ गया था, 0। मैग्नेटिक फोर्स का मान 0 आया था। एफ इजिकल टू आप लिखते हो क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा का मान 0, तो एफ मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस आपने ये पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के लंबवत रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, तो इस केस के अंदर आपने क्या कहा था कि इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होती है, थीटा का मान 90 डिग्री, तो एफ एम कितना आ गया था, क्यू वी बी मैक्सिमम आया था। और आपने वहाँ पे ये देखा था कि पार्टिकल इस केस के अंदर एक सर्कुलर मोशन करता है, वर्ताकार पथ पे क्या करता है, ये गति करता है, ठीक है। तीसरा केस ये था कि ये अगर थीटा एंगल पे प्रवेश करता है तो ये 2 कंपोनेंट में आपने डिवाइड किया था। 2 कंपोनेंट, एक वी कोस थीटा, एक वी साइन थीटा। वी कोस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के समांतर था और वी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। तो इस केस के अंदर दोनों कंपोनेंट वर्क करेंगे, तो वी कोस थीटा इसको आगे बढ़ाएगा और वी साइन थीटा इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो लंबवत घटक होता है वो इसको सर्कुलर मोशन करवाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब सुनना, अपने को पार्टिकल को एनर्जी देनी है, ठीक है, पार्टिकल को एनर्जी देनी है। अपने पास में 2 फील्ड है, ठीक है, और 2 फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वेलोसिटी दे सकती है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के हाथ में केवल और केवल क्या है, स्टीयरिंग है। वो पार्टिकल को सिर्फ और सिर्फ घुमा सकता है, समझना भी इसको, ठीक है। सुनना भाई, मान लो कि अपने पास में कोई पॉजिटिव हैवी पार्टिकल है, ठीक है, कोई पॉजिटिव धन आवेश है मान लो, ठीक है, ये लो। इस धन आवेश को अपने को एनर्जी देनी है, ठीक है, धन आवेश को एनर्जी देनी है। और अपने पास में एनर्जी देने के लिए केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि एनर्जी दे सकते हैं वेलोसिटी बढ़ा के, और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्या कर सकता है, इसको वेलोसिटी दे सकता है। समझना, मान लो कि आपके पास में एक फील्ड है, ये मान लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये लो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये चार्ज पार्टिकल क्यों यहाँ पे रखा है। जब ये यहाँ पे रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट की ओर होगी। इसके अंदर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी तो आएगी, लेकिन क्या इतनी वेलोसिटी काफ़ी है क्या। देखो, नाभिक तक पहुंचने के लिए जो पार्टिकल है ना, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, इतनी वेलोसिटी से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। सर दूर दूर कर देते हैं प्लेटें इसकी। मान लो कि आपने इस पार्टिकल की प्लेट, एक प्लेट मान लो कि यहाँ पे है और दूसरी प्लेट मान लो कि यहाँ पे रख दो, मान लो यहाँ पे है, ठीक है। इतनी दूर प्लेटों को रखोगे, 1 मिनट, मान लो कि आपने प्लेटों की डिस्टेंस बढ़ा दी है, ठीक है। एक प्लेट यहाँ पे है और मान लो कि दूसरी प्लेट यहाँ पे है, ये प्लस 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 और ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा है और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस डायरेक्शन में जाएगा तो मान लो कि वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ी। देखो, न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। मीन्स s क्या होती है,
डिस्टेंस, दूरी। अगर आप दूरी बढ़ाते हो, यानी कि जितना ज़्यादा दूरी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, पार्टिकल का वेग होगा। मतलब जितनी ज़्यादा दूरी उतनी ज़्यादा पार्टिकल का वेग, और जितना ज़्यादा पार्टिकल का वेग उतनी ज़्यादा पार्टिकल की एनर्जी। 1/2 mv²। मतलब इतनी डिस्टेंस से तो काम नहीं चलने वाला। प्लेटों की दूरी और भी बढ़ा देते हो, थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन उससे फिर काम नहीं चलेगा। देखो एनर्जी चाहिए अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो दिक्कतें आ रही हैं। पहली दिक्कत ये आई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाते हो तो इसको चाहिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस आप इन प्लेटों को दूर दूर रख के कर सकते हो। पहली दिक्कत ये आई कि प्लेटों की डिस्टेंस बढ़ाने से जो आपका यंत्र बनेगा वो यंत्र बहुत बड़ा बन जाएगा और उससे काम भी नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिर जाएगी। मीन्स आप पढ़ते हो V = ED। E = क्या होता है, V/d। अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिर जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिर जाएगी तो इस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है वो फोर्स गिर जाएगा। मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन अपने को तो वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है। दो दिक्कतें आई, तो कुछ ऐसा किया जाए कि पार्टिकल अधिक डिस्टेंस भी कवर करे, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी भी बढ़े, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो पार्टिकल की क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या किया जाए, सुनना भाई, ठीक है। देखो अपने को क्या करना है, पार्टिकल को ऐसी फील्ड तैयार करनी है अपने को। अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। अपन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पार्टिकल को वेग दे सकती है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर याद हो तो, अगर ये पार्टिकल सुनना, जैसे मान लो कि ये वो फील्ड थी प्लस 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 और ये माइनस माइनस माइनस। अपन ये जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर वेग करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा किया जाए कि ये पार्टिकल यहाँ से जाने के बाद में वापस यहाँ पे आ जाए, उसके बाद में वापस यहाँ पे, उसके बाद में वापस यहाँ पे। मतलब ऐसे क्या करे, ये राउंड करे। अगर ऐसा संभव हो जाए तो पार्टिकल अधिक डिस्टेंस भी कवर करेगा। पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो आप क्या कर सकते हो, उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हो। तो अगर याद हो तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से वेलोसिटी बढ़ा देंगे, ये ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे मोड़ कौन देगा, स्टीयरिंग किसके हाथ में है, मैग्नेटिक फील्ड के हाथ में है। तो ऐसी फील्ड तैयार किया जाए जिस फील्ड के अंदर, ऐसी फील्ड तैयार किया जाए जिस फील्ड के अंदर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की वेलोसिटी, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो उस फील्ड के अंदर क्या, यानी कि जो पार्टिकल है वो उस फील्ड के अंदर क्या करें, राउंड करें। तो अगर आपको ध्यान में हो तो एक केस ऐसा था अपने पास में कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के समांतर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत होती है, तो इस केस के अंदर पार्टिकल क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। यहाँ से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन स्टीयरिंग मैग्नेटिक फील्ड के हाथ में है, पॉसिबल हो सकता है। तो सुनना, एक ऐसी फील्ड तैयार की गई जिस फील्ड की बदौलत आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल को वेग भी करवा सकते हो और पार्टिकल को अधिक डिस्टेंस भी लेके जा सकते हो। सुनना भाई, देखो इस युक्ति का नाम था भाई आपका साइक्लोट्रॉन। बना कैसे, ये सुनना। क्या करते हैं, अपने को पता है कि वो केस लेना है जिस केस के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो अपन क्या करते हैं, मान लो कि वो जो फील्ड थी वो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है भाई, ये बाहर की ओर ले लो या अंदर की ओर जो भी है, ठीक है। कागज़ के तल के लंबवत कैसे है, ये बाहर की ओर है, ठीक है। ये लो भाई, ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर,
या आउटवर्ड फील्ड, आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो या आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड फील्ड, ठीक है। और दो आप क्या लेते हो, होलो सेमी सर्कल मेटेलिक कंटेनर लेते हो भाई, मतलब धातु के दो पात्र लेते हो जो कैसे हैं, अर्धवर्ताकार। क्यों लेते हैं, इसका भी एक अलग उद्देश्य है, सुनना। आप क्या करते हो, दो होलो सेमी सर्कल मेटल के कंटेनर लेते हो भाई, ठीक है, और इन दोनों का जो व्यास है ना वो सेम है भाई, दोनों का व्यास सेम है, ठीक है। और ये डी के आकार के हैं तो इनको आप क्या बोलते हो, डीज बोलते हो, ठीक है। ये हो गया डीज D1 और ये हो गया डीज D2। और ये है कैसे, होलो सेमी सर्कल मेटेलिक कंटेनर, ठीक है, अर्धवर्ताकार धातु के पात्र। और अपन ये जानते हैं कि अगर मान लो कि आप इसके ऊपर एक फील्ड अप्लाई करते हो तो एक सर्कल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होती है। भी सुनो, आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर विद्युत क्षेत्र में ये पढ़ा है कि सेंटर के ऊपर ई कितना होता है, 0 होता है, यानी कि पूरे के पूरे सेंटर के अंदर ई 0 होता है। इसकी सरफेस पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था आपने, विद्युत विभव पढ़ा था, तो विद्युत विभव की वैल्यू जितनी सेंटर पे होती है उतनी कैसे होती है, भी सरफेस पे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है, मतलब इन दोनों अर्धवर्ताकार धातु के पात्र के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, शून्य होगी, जो आपने लगाई है। आपने क्या किया है, इन दोनों पात्र के साथ में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्यों जोड़ा, इसका भी अपना एक उद्देश्य है। और ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है ना भाई, इसकी जो वैल्यू है ये लगभग 10⁴ वोल्टेज है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लगभग 10⁵ हर्ट्ज ली गई है, ठीक है। इतनी फ्रिक्वेंसी और इतनी वोल्टेज होने की वजह से इसको आप क्या बोलते हो, दोलित्र बोलते हो भाई, ऑक्सीलेटर, ठीक है, इसको आप ऑक्सीलेटर भी बोलते हो, ठीक है। अब सुनना और क्या रह गया इसके अंदर, हाँ, यहाँ पे आप क्या करते हो, एक डिफ्लेक्टर लगाते हो, ठीक है। जैसे पार्टिकल आपका एनर्जी मिल जाती है जिससे पार्टिकल को, तो यहाँ से पार्टिकल को क्या किया जाता है, डिफ्लेक्ट किया जाता है। यहाँ पे लगा दिया आपने डिफ्लेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका एग्जिट पॉइंट है भाई, ठीक है। पार्टिकल को यहाँ से क्या कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब सुनना भाई, आपने तैयार कर दिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से सुसज्जित एक साइक्लोट्रॉन, ठीक है। वर्क कैसे करता है, मैकेनिज्म समझना भी इसका। देखो, जिस पार्टिकल को, जिस पॉजिटिव हैवी पार्टिकल को आपको एनर्जी देनी है उसको आप कहाँ रखते हो, इस सेंटर के ऊपर रखते हो, जिसको आप स्रोत S बोलते हो, ठीक है। इस सेंटर पे रखा, और अपन ये जानते हैं कि इस सेंटर S से क्या निकलेगा, वो पार्टिकल निकलेगा जो क्या है, कम एनर्जी का है, ठीक है। आपने क्या किया है, सुनना, यहाँ पर एक ऑक्सीलेटर लगा रखा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, एक बार के लिए समझ लो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, उसके हाथ में है रिमोट कंट्रोल, ठीक है। और वो जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो करेगा क्या, वो ये करता है कि ये जो डीज है, ये हो गया आपका D1 और ये हो गया आपका D2। जो व्यक्ति बैठा है वो D1 और D2 की ध्रुवता को चेंज करेगा। D1 और D2 की ध्रुवता का मीन्स है D1 को एक बार पॉजिटिव कर देगा, D2 को नेगेटिव, उसके बाद में D2 को नेगेटिव कर देगा, D1 को पॉजिटिव करेगा। क्यों, इसका भी अपना पर्पस है, ठीक है। सुनना, देखो, जब इस स्रोत S से वो पार्टिकल निकलता है जो कम एनर्जी का है, तो क्या करता है, यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति इस D1 को रिमोट कंट्रोल से क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। मान लो इसको कर दिया इसने पॉजिटिव, ठीक है, और ये कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो जब स्रोत S से पार्टिकल निकलेगा तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पार्टिकल किस ओर भागेगा, D2 की ओर भागेगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सही है। और
पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव। तो ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो पार्टिकल इस डीज के अंदर क्या करेगा, इंटर करेगा। जैसे इस डीज के अंदर इंटर करेगा, यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये क्या है, एक होलो सेमी सर्कल अर्धवर्ताकार क्या है, धातु के पात्र हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। सर्कल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो अर्धवर्ताकार में भी कितनी होगी, 0 होगी। तो जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर इंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है खत्म, और क्या स्टार्ट हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, और पार्टिकल इस वेग से गति कर रहा है। ये v वेग है पार्टिकल का, और ये मैग्नेटिक फील्ड है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। एंगल बीच में 90 डिग्री का है। केस सेकंड, पार्टिकल क्या करेगा, एक वर्ताकार पथ पे गति करेगा। तो जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर इंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, पार्टिकल क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन करता है। ये लो, सर्कुलर मोशन करेगा। और क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से बाहर आने को होगा, बाहर आने को होगा, याद रखना एक बात है, देखो यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, स्रोत S, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस बीच बीच में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इतनी ही, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है ख़त्म, और पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करता है, वर्ताकार पथ के ऊपर गति करता है। और वर्ताकार पथ पे गति करता हुआ पार्टिकल जब इस डीज D2 से बाहर आने को होगा, तो डीज D2 से बाहर आने को होगा तो क्या होगा, यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति रिमोट कंट्रोल से क्या करेगा, इस D1 को तो अब की बार पॉजिटिव कर देगा, और D1 को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो D2 पॉजिटिव होने की वजह से इस पॉजिटिव पार्टिकल को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और D1 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से पार्टिकल स्पीड से निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है। सर स्पीड से कैसे निकल सकता है, और इतनी डिस्टेंस में स्पीड हो कैसे सकती है, ये भी दुविधा है। तो ध्यान से सुनना, आपने जो डिस्टेंस ली है, आपने जो डिस्टेंस ली है वो बहुत मिनिमम है भाई। और फॉर्मूला ये कहता है कि v इज इक्वल टू होता है ED, ठीक है। और E का मान कितना हो जाएगा, v अपॉन में D, सही है। D का मान आपने ऑलरेडी कम ले रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने वोल्टेज भी बहुत भयानक लगा रखी है, V भी बहुत भयानक है, 10 की घात 4 वोल्टेज, 10 की घात 4 वोल्टेज, V भी बहुत भयानक है, मतलब V की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत पावरफुल होगा, जो पार्टिकल को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, त्वरित करेगा। मीन्स इस इतनी डिस्टेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस पड़ा है, तो ये स्पीड से क्या निकलेगा, इस इतनी डिस्टेंस से निकलेगा। और जैसे ही वो D1 के अंदर इंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य, खत्म हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा पार्टिकल। और मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो पार्टिकल क्या करेगा, एक वर्ताकार पथ पे गति करेगा, ठीक है। यहाँ पर सर ऊपर कैसे बना दिया इतना, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो ये पार्टिकल इसके साथ में मैच होना चाहिए, मतलब सर्कुलर मोशन तो ये होता है सर, सही है ये बात भी। आपने तो ये बनाया है, यहाँ पर मिलाया क्यों नहीं। देखो अगर आपको याद हो तो अपन ने सेकंड केस के अंदर जो सर्कुलर मोशन था उसकी रेडियस निकाली थी, और वो जो रेडियस आई थी वो कितनी थी भाई, भूल गए सर, भूल गए तो बेटा पढ़ाई किया करो। आपने जो रेडियस निकाली थी R इज इक्वल टू था mv अपॉन में QV, ठीक है। और वहाँ पर आपने ये कहा था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है पार्टिकल की, अगर आवेश की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पार्टिकल की रेडियस बढ़ेगी। हाँ सर आ गया याद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ इंटर करेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, यहाँ से घूम के आएगा, पार्टिकल वेलोसिटी नहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ घुमा सकता है, वेलोसिटी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन जब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा इस डिस्टेंस के बीच में, तो इस भयानक वोल्टेज की वजह से ये इतना ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा कि इसकी जो वेलोसिटी या जो वेग है वो पहले से क्या होगा, ऐसा समझो कि डबल हो जाएगा, या पहले से मतलब कि ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इतनी फील्ड इतनी डिस्टेंस कवर की इसने। तो पार्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा, और वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा तो पार्टिकल की रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
पार्टिकल जब इस सर्कुलर मोशन करेगा चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो लंबवत लगा है, सर्कुलर मोशन करेगा और जैसे इस D1 से बाहर निकलने को होगा, वो जो व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति रिमोट कंट्रोल से क्या करेगा, इसकी ध्रुवता फिर पॉजिटिव कर देगा और इसकी ध्रुवता क्या कर देगा, वापस नेगेटिव कर देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव होने की वजह से पार्टिकल यहाँ से निकलते ही क्या करेगा, पार्टिकल को D1 प्रतिकर्षित करेगा और D2 अट्रैक्ट करेगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर इंक्रीज होगी इस वोल्टेज की वजह से, इस इतनी डिस्टेंस के बीच में। तो पार्टिकल की वेलोसिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, और ज़्यादा इंक्रीज होने के वजह से ये पार्टिकल इस D2 में इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, और प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी और ये पार्टिकल फिर क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, और जैसे ये बाहर निकलने को होगा, और यहाँ पर बैठा व्यक्ति फिर क्या करेगा, D1 को पॉजिटिव और D2 को नेगेटिव। D2 पॉजिटिव होने की वजह से इस पार्टिकल को प्रतिकर्षित करेगा और D1 अट्रैक्ट करेगा, और ये स्पीड से यहाँ से निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके वेग को फिर बढ़ाएगी, वेग बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य, और पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य, ऐसे करके पार्टिकल लगातार क्या करता रहता है, इसके अंदर सर्कुलर मोशन करता रहता है। और जैसे ही पार्टिकल सारे के सारे कंप्लीट चक्कर कर लेता है, मीन्स इस पार्टिकल की जो ये मोशन है सर्कुलर है, और इसकी जो परिधि है वो इस डीज के व्यास के इक्वल हो जाए, यानी कि इसकी जो परिधि है इस डीज की परिधि के जब इक्वल हो जाएगी, मीन्स एकदम छोर लास्ट वाला जो चक्कर होगा, उस टाइम पार्टिकल अधिकतम वेलोसिटी पे होगा। अधिकतम वेलोसिटी पे होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होगी, पार्टिकल की एनर्जी भी क्या होगी, अधिकतम होगी। एनर्जी अधिकतम होगी तो यहाँ पर लगा है आपका डिफ्लेक्टर। जैसे डिफ्लेक्टर को पता चलेगा कि हाँ ये इसने इसकी एनर्जी कम, यानी कि इसकी एनर्जी बढ़ गई है, तो इस डिफ्लेक्टर की सहायता से आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल को यहाँ से निकाल लोगे, और एग्जिट पॉइंट से आप क्या करोगे, पार्टिकल को यहाँ पे बाहर निकाल लोगे, और यहाँ पे आप उस पार्टिकल को क्या कर लोगे, कलेक्ट करोगे। ठीक है, ये तो है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि सर आपने ये बोल दिया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, और व्यक्ति बैठा है वो इसको प्लस इसको माइनस, इसको प्लस इसको माइनस करता है। ठीक है, लेकिन सर अगर देखा जाए तो 10⁵ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 10⁵ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मीन्स है कि 1,00,000 चक्कर, 1,00,000 चक्कर करेगा ये पार्टिकल। जो धनावेश होगा, जो पार्टिकल होगा, वो इस साइक्लोट्रॉन के अंदर डीज के अंदर 1,00,000 चक्कर करते हैं। तो 1,00,000 चक्कर करेगा तो सर मान लो कि चलो 1,00,000 ने तो 50,000 चक्कर किया, तो 50,000 जब चक्कर करेगा तो यहाँ पर जो बैठा व्यक्ति होगा उसको 50 बार, तो यानी कि 1 सेकंड के अंदर मतलब 50 बार इसको प्लस और 50 बार इसको माइनस करना पड़ेगा। सर ऐसा व्यक्ति कहाँ से लेके आओगे, ये तो यूनिक होना चाहिए। भाई बात तो यही है कि 10⁵ हर्ट्ज का मीन्स क्या है, चक्करों की संख्या 1,00,000 है, और 1,00,000 चक्कर होने के कारण यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है वो 1 सेकंड के अंदर सर कैसे रिमोट के बटन को 1,00,000 बार दबा सकता है। ठीक है, तो सर इसका भी तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला हुआ होगा। तो सोल्यूशन ध्यान से सुनना भाई, ये है कि यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगा रखा है, जिसकी वोल्टेज 10⁴ है, मैक्सिमम रखी है, और फ्रीक्वेंसी 10⁵ हर्ट्ज है। इस फ्रीक्वेंसी का मीन्स ये है कि ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है ना, ये 1 सेकंड के अंदर 1,00,000 चक्कर करता है। समझना, प्रत्यावर्ती स्रोत चलता कैसे है, ऐसे चलता है। ठीक है, ये 1 चक्कर है, ऐसे कितने चक्कर, 1,00,000। ये 1 चक्कर है, ऐसे कितने चक्कर, 1,00,000। अपन ये जानते हैं कि प्रत्यावर्ती स्रोत पॉजिटिव नेगेटिव में चलता है, मीन्स आधा चक्कर ये पॉजिटिव करता है, आधा चक्कर ये नेगेटिव करता है। ठीक है सर, और अगर आप इस साइक्लोट्रॉन को ध्यान से देखो तो इसने जब अपना एक कंप्लीट चक्कर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने अपना एक कंप्लीट चक्कर किया, ये तो हो गया आधा, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये आधा। तो एक चक्कर के अंदर ये जो डीज हैं ये एक बार नेगेटिव हुआ, एक बार पॉजिटिव हुआ।
रिपीट करो सर, नहीं समझ में आया। देखो जब डीज D1 और D2 है, एस स्रोत से पार्टिकल निकलेगा और वो डीज D1 में जाएगा तो ये आधा चक्कर करेगा, तब डीज D1 आधा चक्कर करेगा, तो इसको आपने क्या किया था पॉजिटिव। और जब ये यहाँ से निकलेगा और ये इधर वाला अपना एक चक्कर पूरा करेगा, तब इसको आपने क्या किया था पॉजिटिव। मतलब एक चक्कर पूरा करने में आप इस व्यक्ति ने क्या किया, एक बार तो पॉजिटिव एक बार नेगेटिव किया। मतलब एक राउंड करने में साइक्लोट्रॉन का जो कण है, साइक्लोट्रॉन के जो डीज है वो क्या होते हैं, एक बार पॉजिटिव होते हैं एक बार नेगेटिव होते हैं। और ध्यान से देखो तो ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है ये भी कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होता है। आधा चक्कर पॉजिटिव आधा चक्कर नेगेटिव। तो व्यक्ति बिठाने की जरूरत कहाँ है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है ना, अपने आप क्या कर देगा, इस डीज D1 और D2 को पॉजिटिव नेगेटिव ले लेगा। क्यों, क्योंकि प्रत्यावर्ती स्रोत है पॉजिटिव नेगेटिव में चलता है। जब ये पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल इधर से एक्सेलरेट होगा, और जब ये इधर वाला पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल इधर से एक्सेलरेट होगा। नहीं सर नहीं समझे। देखो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है, सही है। तो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सुना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये मान लो कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का ये वाला सिरा है ना, जब पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल ऐसे निकलेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। ये इसी प्रकार सेट की होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। और जब इस प्रत्यावर्ती स्रोत का इधर वाला सिरा पॉजिटिव होगा ना, तो इस डीज के ऊपर होगा पार्टिकल और ये इसको इधर एक्सीलरेट करेगा। मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है ना, अपने आप ये आइडिया लगा लेगा कि पार्टिकल इस डीज में है, इसको क्या करना है पॉजिटिव इधर देना है, और इस डीज में है तो पॉजिटिव इधर देना है। ठीक है, तो व्यक्ति बिठाने की जरूरत नहीं है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत अपने आप क्या करेगा, इस डीज D1 और D2 को पॉजिटिव नेगेटिव करके इस पार्टिकल को इसके अंदर क्या करवाएगा, सर्कुलर मोशन करवाता रहेगा। ठीक है, और ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है इसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होगी जितनी इस पार्टिकल के अंदर चक्रों की संख्या होगी। मतलब ये जो S स्रोत से निकला पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, 1,00,000 चक्कर करेगा साइक्लोट्रॉन में। तो यहाँ से इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1,00,000 होगी। समझा नहीं समझे। तो ये था भी इसका मैकेनिज्म। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब सुनना, मैकेनिज्म के बाद में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करनी होती है, इसकी कुछ कैलकुलेशन करनी होती है भी। ठीक है, मतलब कि 2-3 फॉर्मूले हैं। मतलब कि इस पार्टिकल के लिए जब ये लास्ट चक्कर करेगा तो उसके लिए इसकी रेडियस कितनी होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सुनना भाई, देखो आपने ये बोला कि इस डीज के जो दोनों डीज है ये एक दूसरे के सामने पैरेलल रखे होते हैं, और इस डीज की जो रेडियस होती है, यानी कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम होती है। तो मान लो कि इस पार्टिकल की रेडियस कितनी है, r है कैपिटल। ठीक है, और अपन ये जानते हैं कि लास्ट चक्कर ये जब करेगा तब ये इस डीज की परिधि पर होगा। ठीक है, तो डीज की परिधि पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पाथ की, सर्कुलर पाथ की अपने को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। और अपन ये बखूबी जानते हैं कि वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाने के लिए पार्टिकल को किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, अभिकेंद्रीय बल की ज़रूरत पड़ती है। और अभिकेंद्रीय बल इसको कहाँ से मिलेगा, चुंबकीय बल से मिलेगा। तो अभिकेंद्रीय बल इसको चुंबकीय बल से मिलेगा, तो आप कह सकते हो क्या, F अभिकेंद्रीय इक्वल टू F मैग्नेटिक चुंबकीय बल। ठीक, अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, mv² में रेडियस कितनी ली आपने, कैपिटल R, इक्वल टू F मैग्नेटिक कितना है, QVB साइन थीटा होता है सर। लेकिन साइन थीटा परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना हो गया, साइन थीटा गायब हो, यानी कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो QVB हो जाएगा। एक V से एक V मर गया। ठीक है, तो बचा कितना, आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, R इजिकल टू mv/QB। ठीक है, ये तो आ गई इस पार्टिकल के लिए लास्ट चक्कर जब ये करता है, और लास्ट चक्कर के अंदर इसकी रेडियस कितनी होगी, R इजिकल टू mv/QB। और देखा जाए तो यही रेडियस किसकी होगी भाई, इन दोनों डीज की होगी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी, v इजिकल टू, तो v इजिकल टू ये हो जाएगा QBR/m। ठीक है, ये तो हो गई इसकी वेलोसिटी। ठीक है,
और क्या चाहिए, एनर्जी कितनी होती है अभी, एनर्जी क्या लिखती है एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू था 1/2 mv स्क्वायर, v की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 m इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर, 1m से 1m फिर मर गया, तो k इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m, ये क्या आ जाएगी इस पार्टिकल के लिए, गतिज ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी भी तो निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो अपन ये जानते हैं कि जो आवर्तकाल होता है पहले वो निकालना होगा, तो आवर्तकाल क्या होता है, t इज इक्वल टू परिधि बटा वेग, परिधि कितनी है, t इज इक्वल टू 2 कैपिटल R, और वेग कितना है, v है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की, जब वैल्यू पुट करोगे इसकी तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, t इज इक्वल टू 2 R की वैल्यू mv अपॉन में क्या होगी, ठीक है, अपॉन में v से v कैंसिल, और t की वैल्यू कितनी आ गई 2 m अपॉन में क्या होगी, ये तो आ गया आवर्तकाल। और क्या निकालना है इसकी, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई, फ्रीक्वेंसी f होती है 1 आवर्तकाल, ये हो जाएगा उल्टा लटका दो इसको, तो कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू QB अपॉन में 2 m। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो आपको क्या करके आनी है, एग्जाम के अंदर लिख के आनी है। ठीक है, जिससे आपको क्या मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आई विश आप फिजिक्स के अंदर 100 में से 100 लेके आओ। ठीक है सर, 100 में से 100 तो मैंने कभी देखे नहीं है बेटा, देखने से नहीं होता, लेके आने से होता है। ठीक है, तो ये इसकी छोटी छोटी कैलकुलेशन थी भी, मतलब कि रेडियस कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, आवर्तकाल कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, अब सुनना, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला था, ये कैलकुलेशन है। ठीक है, मैकेनिज्म समझने के बाद में ये हो गई इसकी कैलकुलेशन। अब सुनना, साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिट्स होती है भाई, मैंने आपको ये बोला था कि हैवी पार्टिकल को क्या करो, अंडरलाइन करो, और ये बोला था कि आगे बताएंगे, तो वो टाइम आ गया है। तो चलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन। ठीक है, और डोरेमोन आपका सबसे अच्छा दोस्त है ना। सुनो भाई, देखो साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिट होती है। साइक्लोट्रॉन हैवी पार्टिकल को ही क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। ये हल्के पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सकता, एक्सेलरेट या एनर्जी प्रदान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, सुनना भाई। देखो पहली बात, 1 नंबर पॉइंट, ये हैवी पार्टिकल को करता है, मतलब कि ये हल्के कणों को नहीं लेके जाएगा। हल्के कण में इलेक्ट्रॉन ही ले लो आप सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो आप लिखते हो मास 9.10⁻⁻31 kg, जो सबसे छोटा होता है, इसी को ले लो। ये हल्के पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्यों नहीं देता है, सुनना भाई। देखो आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत होता है एक। देखो अगर पार्टिकल छोटा होगा तो उसकी वेलोसिटी भी तो ज़्यादा होगी। हैवी पार्टिकल है, उसके मुकाबले आप उसको फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, स्पीड ज़्यादा होगी क्यों, सुनना। देखो आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत होता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन में √1 - v² अपॉन में c²। ये क्या लिख दिया सर, जहाँ पे m0 क्या होता है, रेस्ट मास, रेस्ट, वाह सर क्या नाम है। इसी को सुन के सुकून मिलता है, तो सुकून लेना नहीं है, एग्जाम सर पे है। तो रेस्ट मास है पार्टिकल का m0। रेस्ट मास का मीन्स ये होता है कि जब पार्टिकल रुका हुआ है, और पार्टिकल रुका हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन का जो आपने मास लिखा है ना, m इलेक्ट्रॉन, ये रेस्ट मास है भाई, me। ठीक है, ये रेस्ट मास है 9.1 × 10⁻31। अगर मान लो कि पार्टिकल v वेग से गति करता है, तो पार्टिकल अगर v वेग से गति करेगा तो v की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर v की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी और वो 1 में से घटेगी, तो ओवरऑल वैल्यू नीचे वाली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर आराम से देखो, v वेग से गतिशील है पार्टिकल, तो v ऊपर की ओर पड़ा है, तो ये v² अपॉन में c², इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और ये वैल्यू 1 में से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 1 में से कम हो रही है, तो ये नीचे वाली जो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पार्टिकल का मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल का मास इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ इधर की ओर, देखो पार्टिकल अगर छोटा है, छुटका सा है,
ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर पार्टिकल छोटा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और आप उसको गलती से भी इस साइक्लोट्रॉन में रख देते हो, तो साइक्लोट्रॉन में रखोगे तो होना क्या है, जब यहाँ से स्रोत एस से वो हल्का पार्टिकल, छुटका सा पार्टिकल यहाँ से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो इस सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करेगा तो जब यहाँ से ये पास आउट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से तो उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो इस फील्ड में गति करेगा। मतलब समझना, जैसे मान लो कि ये वो दो डीज हैं, ये दो डीज है और यहाँ पे आपने क्या रखा है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा रखा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और वो इधर की ओर जाएगा तो वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा और यहाँ से सर्कुलर मोशन करेगा, और वापस जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल हल्का है। तो जब पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक गति करेगा और यहाँ पे वापस आएगा, मतलब समझना ये प्लस ये माइनस हो रहा है, ये प्लस और ये माइनस हो रहा है, एक बार ये प्लस हो जाता है, एक बार ये माइनस हो जाता है। देखो हल्का होने की वजह से पार्टिकल टाइम से पहले ही पहुँच जाएगा, पार्टिकल टाइम से पहले पहुँचा और ये तो अपने हिसाब से चलेगा ना, ये प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत है, ये प्लस माइनस अपने हिसाब से होगा, इसको उस इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना। जबकि पॉजिटिव पार्टिकल के लिए पॉजिटिव पार्टिकल को सेट किया होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हल्का है, इलेक्ट्रॉन हल्का होगा तो वेलोसिटी बढ़ाएगा, और अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी तो ये जो प्लस माइनस हो रहा है ये अपने हिसाब से होगा और ये टाइम से पहले ही पहुंच जाएगा। तो टाइम से पहले पहुंचेगा तो अगर मान लो कि कई बार क्या होता है, जब यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा होता है पार्टिकल तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होना होता है, तो हल्का होने की वजह से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो डीज तो अपने हिसाब से प्लस माइनस होगा। तो ये मान लो कि जब ये पास में होगा तो इसको क्या होना होता है, ये इसको अट्रैक्ट करना होता है इसको, ठीक है। तो ये मान लो कि नेगेटिव ही रह गया, ठीक है, क्योंकि टाइम से पहले आएगा तो नॉर्मल सी बात है ये नेगेटिव रहेगा, ये थोड़ी देर बाद पॉजिटिव होने वाला है, ये टाइम से पहले आ गया। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये इसको इंटर नहीं कर पाएगा, पास नहीं कर पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन वापस इधर की ओर जाएगा, नहीं जाएगा, वापस इधर की ओर जाएगा। नहीं समझे सर, देखो ये डीज है दोनों, ठीक है। स्रोत एस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एस निकलेगा इधर की ओर जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये अपने हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत इनको करती है। पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ये हल्का है, स्पीड से आएगा, स्पीड से आएगा, इसके अंदर इंटर करेगा, घूमेगा, तब डीज हो क्या रहा था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो रहा था, ये नेगेटिव हो रहा था ताकि ये रिपेल करे इसको, ठीक है। तो जब ये इसको रिपेल करेगा, मान लो कि ये एक बार के लिए नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया और ये इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन जब डीज यहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पर पहुँच रहा है तो इसको होना क्या होता है, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव होना होता है। तो जब ये टाइम से पहले ही पहुँच जाएगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नहीं हुआ तो रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आना होता है लेकिन ये वापस किधर चला जाएगा, वापस इधर चला जाएगा। मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा जाएगी, क्या लग जाएगा, धमाका। धमाका नहीं होगा, ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज हो गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, मैच नहीं होगी तो पार्टिकल या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, मतलब ऐसे इसके अंदर फंसा रहेगा, न तो एनर्जी मिलेगी न वेलोसिटी, मतलब पंगा ले लेगा ये इसके अंदर आके, ठीक है। तो इसके लिए आप नहीं कर सकते इसको, हल्के पार्टिकल्स को इसके अंदर एनर्जी नहीं प्रदान कर सकते, पहली सीमा। सेकेंड है अनावेशित, ठीक है, अनावेशित, जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है भाई, उनको आप एनर्जी प्रदान नहीं कर सकते, जैसे न्यूट्रॉन है, ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन हो गए या अनावेशित कण हो गए, इन पार्टिकल्स को आप क्या नहीं दे सकते, एनर्जी नहीं दे सकते हो भाई, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि यहाँ पे सारा खेल पॉजिटिव नेगेटिव का चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्ट रिपेल, आकर्षण प्रतिकर्षण, ये चल रहा है। तो न्यूट्रॉन बेचारा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसके पास कुछ है ही नहीं तो ये क्या करेगा इसमें आके, क्योंकि सारा का सारा खेल अट्रैक्शन का है, अट्रैक्शन, सारा का सारा खेल अट्रैक्शन का है, और अट्रैक्शन का ही होता है इस टाइम में आके, एज है आपकी अट्रैक्शन की, ठीक है। तो सारा खेल अट्रैक्शन रिपल्सन का है, तो न्यूट्रॉन के पास कुछ नहीं है ऐसा लेने देने के लिए, तो ये इसके अंदर क्या नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता, न इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, न ये एक्सेलरेट होगा, न इसके पास वेलोसिटी होगी, तो पार्टिकल इसके अंदर आ ही नहीं सकता, गति नहीं कर सकता, डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, तो इसको एनर्जी आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये था भाई साइक्लोट्रॉन। और इन हल्के जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन,
जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, हीलियम, लिथियम, ये जैसे जितने भी आयन्स होते हैं जो हल्के होते हैं, ठीक है, उन आयनों को आप इस साइक्लोट्रॉन की सहायता से तो एनर्जी प्रदान नहीं कर सकते। इनको एनर्जी प्रदान करने के लिए एक खास युक्ति बनाई जाती है जिसको आप बोलते हो बीटाट्रॉन, ठीक है, जिसकी सहायता से आप उन हल्के धनावेशित कणों या हल्के ऋणावेशित कणों को भी क्या कर सकते हो, एनर्जी प्रदान कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका साइक्लोट्रॉन भी। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और जो साइक्लोट्रॉन है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, और इसकी जो इसकी मैकेनिज्म है ना, ये इसको भी इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, तो अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी भी। ठीक है, और जो आलसी लोग हैं जो इसके नोट्स नहीं बना सकते, वो हमारी वेबसाइट पे जाके इस चैप्टर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।